टीना ने अपने माँ पापा को चोरी करते देखकर कहा कि माँ पापा, आप लोगों को चोरी करते हुए भगवान देख रहे हैं। यह सुनकर विनोद और मोहिनी शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इस बात का पता उनके माँ बाप को हो जाता है। वह गुस्से में पुलिस को बुला लेते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास है, तब पुलिस को वापस भेज देते हैं। शाम को दुकान बंद करके जब विनोद घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी बेटी टीना बार बार मम्मी से खाना मांग रही है, पर मोहिनी एक कोने में गुमसुम सी बैठी है। वह मोहिनी को झकझोरता हुआ कहता है, मोहिनी, तुम्हारा ध्यान किधर है और यह क्या दिन भर मोबाइल में ही लगी रहती हो। माना कि मोबाइल के बिना आजकल काम नहीं हो पाता, लेकिन ऐसे भी क्या मोबाइल की लत की बेटी भूखी ही रह जाए। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? देखो टीना को भूख लगी है। तो मोहिनी मुंह बनाती हुई बोली, बस सबको पेट की ही पड़ी रहती है। एक दिन खाना नहीं बनेगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। उसके बाद मोहिनी किचन में गई और बर्तन पटक पटक कर काम करने लगी। विनोद समझ गया कि बात कुछ और है। जब मोहिनी का मूड खराब होता है तो वह ऐसे ही सामानों को इधर उधर फेंकना शुरू कर देती है। पर बात क्या है? मोहिनी बोली, बस खाना खाओ और सो जाओ, यही हमारी दिनचर्या है। कब हमारा खुद का घर होगा, बैंक बैलेंस, गाड़ी होगी, भगवान जाने तुम पूरा दिन करते क्या हो। 8 साल हो गए हैं हमारी शादी को, कभी बाहर ले जाकर कुछ खिलाया भी है? बस चौराहे पर ले जाकर गोलगप्पे खिला देते हो। विनोद बोला, क्या हुआ श्रीमती जी, आज तुम्हारा पारा इतना क्यों चढ़ा है? वह भी किचन में पानी लेने के लिए जाता है तो देखता है किचन में लड्डू का एक डिब्बा रखा हुआ है। अरे वाह, मोतीचूर के लड्डू! क्या तुमने आज हनुमान जी की पूजा की है जो इतने लड्डू प्रसाद चढ़ाए हैं? नहीं, मैंने कोई पूजा वूजा नहीं की है। वो मेरी सहेली जानकी है ना, उसके पति ने उसे सालगिरह में डिज़ायर गाड़ी गिफ्ट किया है, वही देने आई थी लड्डू, अभी अभी नई गाड़ी से। विनोद बोला, मोहिनी, लड्डू नहीं तुम्हें दिखाने आई थी कि वह लोग रईस हो गए हैं, अपना रुतबा दिखाने आई थी, और तुम हो भोली भाली, उन लोगों के चक्कर में फंस जाती हो। मोहिनी गुस्से में बेलन उठाती हुई बोली, कुछ भी हो, उसे गाड़ी मिला तो, पर मुझे क्या मिला? तुम्हारे साथ मेरे ही अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। तुम जैसे सड़क छाप से शादी कर लिया। तुम्हारे प्यार के चक्कर में अब उसी की सजा भुगत रही हूँ। कितनी बार कहा है अपने पिताजी से पैसे मांग लो। पर मोहिनी, वह तो हमसे नाराज़ हैं। दरअसल मोहिनी और विनोद एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। विनोद बहुत ही सुंदर, आकर्षक व्यक्ति वाला व्यक्ति था। मोहिनी को विनोद को देखते ही उसे प्यार हो गया, क्योंकि मोहिनी शहर की पढ़ी लिखी थी, बहुत ऐशो आराम में पली बड़ी थी। उसके घर वाले विनोद से शादी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह गांव का रहने वाला था। पर कहते हैं ना, प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। ठीक ऐसा मोहिनी के साथ हुआ। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद मोहिनी ने घर वालों के विरुद्ध जाकर विनोद से शादी कर ली। मोहिनी अनाथ थी। जब मोहिनी 18 साल की हुई तो उसके माता पिता की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। भाई भाभी ने मोहिनी की इस फैसले का कड़ा विरोध किया और मोहिनी से बहुत नाराज़ हुए। सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ लिए, पर मोहिनी ने किसी की नहीं सुनी और मंदिर में जाकर विनोद से शादी कर ली। शादी के बाद मोहिनी अपने पति विनोद के साथ गांव पहुंची तो सरला जी और ससुर भानु प्रताप जी बहुत चौंक गए। सरला जी बोली, बेटा, एक बार हमसे पूछा भी नहीं और शादी करके बहू को घर ले आया। माँ, यह सब बहुत जल्दी जल्दी हो गया। हमें तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, हमें माफ़ कर दो।
भानु प्रताप जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने विनोद से बात भी की नहीं की और अपने काम पर चले गए। पर सरला जी थी ममता की मूरत। वह भी थी सीधी साधी। मोहिनी के रूप रंग को देखकर उनका गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, मोहिनी तो एकदम चांद का टुकड़ा है, किसी की नज़र ना लग जाए। फिर मोहिनी की आरती उतारी और गले लगाकर अपने घर में गृह प्रवेश कराया। विनोद को लगा, चलो माँ ने आशीर्वाद दे दिया है तो पिता भी धीरे धीरे मान जाएंगे। फिर शुरू हुआ रस्मों रिवाज का चक्कर। दूसरे दिन सरला जी ने अपनी सासू माँ से मतलब विनोद की दादी से कहा, माँ जी, बेटे बहू ने भागकर शादी की है तो कोई रीति रिवाज तो निभाए नहीं। मुझे लगता है कम से कम सत्यनारायण भगवान की कथा ही सुन लेती हूँ। उन्होंने कहा, बहुरिया, तू सही सोच रही है। उन्होंने अपनी बेटी दीपा से कहा, जाकर भाभी से बोल दो कि 2 घंटे बाद पंडित जी आएंगे तो कथा हवन वगैरह होगा, तो समय पर तैयार होकर आ जाएं। दीपा मोहिनी के कमरे में गई तो मोहिनी सो रही थी। सुबह के 10 बज गए थे और नई दुल्हन अभी भी खर्राटे मार रही थी। उसने मोहिनी को उठाया। भाभी उठो, 10 बज गए हैं, आप अभी तक सो रही हैं। गांव में सब लोग सुबह सुबह ही उठ जाते हैं। उफ दीपा, तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि भाई भाभी के कमरे में नॉक करके आना चाहिए। अब बोलो, क्या बात है, क्यों मेरे सर पर खड़ी हो? मोहिनी बोली तो दीपा ने कहा, भाभी, माँ ने कहा है कि सत्यनारायण भगवान की कथा होगी तो आप तैयार होकर नीचे आ जाएं। माँ ने आपके वैवाहिक जीवन की कुशल कामना के लिए कथा रखी है। गांव की सब औरतों को बुलाया है। क्या क्या, किसकी कथा? यह सत्यनारायण कौन है? भाभी, आपको सत्यनारायण भगवान के बारे में नहीं पता? दीपा को हंसी आ गई। नहीं? अच्छा सुन, अब तू मुझे लेक्चर मत दे। छोटी है तो छोटी रहे, ज़्यादा ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है। मैं तैयार होकर आ जाऊंगी। ओफ, गांव क्या आ गई? यहाँ तो चैन से सोने भी नहीं देते। रात भर मूवी देखा, 4 बजे आंख लगी, तब से महारानी आई हैं और उठा उठा कर रख दिया। मोहिनी अंगड़ाई लेते हुए बोली, क्या बोला था उसने? सत्य सत्य, विनोद बोला। सत्यनारायण भगवान की कथा। यस, यू आर राइट। मोहिनी बड़बड़ाने लगी। पर मोहिनी को उठते ही बेड टी पीने की आदत थी। उसने विनोद से कहा, मुझे चाय चाहिए। पर मोहिनी, माँ ने घर में कथा रखा है, इसलिए तुम्हें चाय अभी नहीं मिल सकती। मोहिनी अनमने ढंग से नहाने चली गई। नहाने के बाद मोहिनी बोली, मैं क्या पहनूं? मेरे पास तो ढंग की साड़ी भी नहीं है। तभी उसकी सास सरला जी ने उसको एक लाल कलर की साड़ी पहनने को दी। यह सोचकर बहू तो घर से भागकर शादी की है, उसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं होंगे। मोहिनी ने जब साड़ी पहनने के लिए उठाया तो चिल्लाकर बोली, छी विनोद, इतनी रद्दी साड़ी मैं पहनूंगी? यहाँ गांव में ढंग की साड़ी भी नहीं मिलती। कैसी चॉइस है सबकी। विनोद बोला, जो गांव में मिलेगा वही तो माँ देगी ना। अब तुमने तो कोई साड़ी खरीदी नहीं है, इसलिए इसे पहन लो। विनोद, मेरे घर में यह रद्दी सी साड़ी तो नौकरानी भी पहन कर ना आए और तुम कहते हो मैं साड़ी पहन लूँ? मोहिनी, और राई का पहाड़ मत बनाओ, चुपचाप पहन लो। जाओ, माँ बुला रही है कब से। मोहिनी तैयार होकर पूजा में बैठती है। गांव की सारी औरतें मोहिनी को देखकर खुसुर फुसुर कर रही थी। बहुत सुंदर है, तभी विनोद ने भागकर शादी की है। पूजा समाप्त होने के बाद सरला जी सब रिश्तेदारों नातेदार से बहू को मिलवाती हैं। बहू, यह तुम्हारी दादी सास हैं, इनका आशीर्वाद लो। मोहिनी उनको नमस्ते करने लगी। अरे बहू, ऐसे नहीं, हमारे यहाँ पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। दादी सास कहती है, बहू, कितनी बार कहा है कि अपने सर पर से पल्लू हटाना नहीं चाहिए। अब इस घर की बहू हो तो बहू की मर्यादा में रहो, बेटी बनने की कोशिश मत करो। दादी सास ने मोहिनी को डांटते हुए कहा, जी दादी, वह गलती से पल्लू गिर गया था। यहाँ इतनी गर्मी थी कि ध्यान भी नहीं रहा।
ऐसी भी नहीं है। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। ध्यान तो बहुरिया रखना ही चाहिए। गर्मी हो तो क्या हुआ, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वह कभी भी इधर आ सकते हैं। एक तो इतनी सुविधा दे रखी है, घूंघट ना लेकर सिर्फ सिर पर पल्ला रखना होता है, वो भी ध्यान नहीं रहता। कोई मैं हमेशा आगे पीछे डोलती थोड़ी ना रहूंगी। मोहिनी सर पर पल्लू रखती है। गांव की औरतें सब काना फूसी कर रही थी। अरे छोरी की इतनी हिम्मत, नई नई शादी हुई है और पल्लू भी नहीं लिया। अरे यह शहर की छोरियां पल्लू नहीं लेती हैं। यह सब सुनकर मोहिनी का खून खौल उठा, क्योंकि एक तो सुबह से उसे एक कप चाय भी नसीब नहीं हुई थी और इतनी उलूल जुलूल बातें। सभी बैठ गए। चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा और पूरे गांव के लोगों को बुलाकर पैर छुआने लगी। उसे लगा कहीं उसकी कमर न टूट जाए। मोहिनी ने सारे बेमन से रस्म रिवाज निभाए। पंडित जी को खाना खिलाने के बाद सारे मेहमानों ने खाना खाया। फिर जाकर मोहिनी को खाना मिला, पूरी सब्जी और गुलाब जामुन। यह खाना देखकर मोहिनी का मूड ऑफ हो गया, क्योंकि उसे ऑयली फूड खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। सुबह सुबह स्प्राउट, फ्रूट्स या नट्स लेती थी। उसने सरला जी से कहा, माँ जी यह सब गंवार वाला खाना मैं नहीं खाती। मेरी फिगर खराब हो जाएगी, चेहरे की चमक चली जाएगी अगर मैं ऑयली फूड खाऊंगी। बहू, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता, वैसे भी यह प्रसाद है, खा ले। हम सब भी तो यही खाना खा रहे हैं। माँ जी, आप सब गांव की हैं तो आप लोगों की सोच भी वैसी ही है। मैं तो शहर की पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा। एक तो सुबह से एक कप चाय भी नसीब नहीं हुई। भूख के मारे मेरी जान जा रही है, ऊपर से यह खाना भी ऐसा है। उफ, मैं कहाँ आकर फंस गई। सरला जी ने कहा, बहू तुझे चाय पीना है तो बोलो, मैं तुम्हें अभी एक कप चाय बनाकर देती हूँ। सरला जी दीपा से कहती हैं, जा भाभी के लिए एक कप चाय बनाकर ले आ। चाय देखकर तो मोहिनी का गुस्सा और भी सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। माँ जी, सच में गांव के लोगों को कुछ अकल आएगी या नहीं। दूध की चाय नहीं, ग्रीन टी पीती हूँ ताकि मेरा फिगर मेंटेन रहे। अब आप इस चाय को पी लीजिए। यह कहकर गुस्से में मोहिनी अपने कमरे में चली गई। सरला जी सोचती हैं, अभी तो बहू का पहला दिन है इस घर में, धीरे धीरे उसकी आदतों के बारे में जान जाऊंगी। उसे भी इस नए माहौल में एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा। शहर की जो है बेचारी का सिर दर्द हो रहा है, इसलिए गुस्से में इतना कुछ बोल गई। सरला जी ने प्रसाद में चढ़ाए हुए फल बहू को काट कर खिलाए और कहा, अगर घर की लक्ष्मी भूखी रहेगी तो हमें अच्छा लगेगा भला। दूसरे दिन मोहिनी नहा धोकर फिर से 12 बजे घर के आंगन में पहुंची। फिर बोली, माँ जी बहुत भूख लगी है, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है और मैं नाश्ते में दलिया या ओट्स लेती हूँ। बहू, आज तुम्हारी रसोई की पहली रस्म होगी, उसके बाद ही कुछ खाने को मिलेगा। तू एक काम कर, सबके लिए कुछ मीठा बना ले, यहाँ दूध रखा है। खीर ही बना ले। ठीक है माँ जी, खीर कैसे बनती है आप बता दीजिए, क्योंकि मैंने मायके में कभी काम ही नहीं किया। मोहिनी रसोई में गई, इधर उधर ठहरी रही है। क्या हुआ बहू, तू किचन में टहल क्यों रही है? माँ जी, गैस चूल्हा कहाँ है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ। बेटा, यह गैस चूल्हे में नहीं, मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता है। यहाँ लकड़ी रखा है। मोहिनी चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, पर वह नहीं जला पाती है। उसकी आंखों से धुएं के कारण आंसू बहने लगते हैं। उसके सारे मेकअप खराब हो जाते हैं और खांसी आने लगती है। फिर तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। अपनी सास के कमरे में जाती है। क्या हुआ बहू, खीर बन गया? देख तो तेरे ससुर जी को कितनी भूख लगी है। माँ जी, मुझसे चूल्हे पर काम नहीं हो पाएगा। यह घर की मुसीबत, ना तो ढंग से बाथरूम में ना ही गैस है ना चूल्हा। चारों तरफ से गाय के गोबर की बदबू आती है। मेरे घर में इतना आराम था, मेरी ही अक्ल पर पर्दा पड़ा था।
जो मैंने विनोद से भागकर शादी की। आंगन पर पड़े हुए गोबर पर उसके पैर पड़ जाते हैं तो उसे बहुत घिन आती है। माँ जी, मेरे पूरे पैर खराब हो गए। पैर पटकते हुए वह अपने कमरे में चली गई। विनोद, विनोद, क्या हुआ मोहिनी? अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना। पर हुआ क्या है मोहिनी? तुम अपना सामान पैक करो और हम अभी के अभी शहर के लिए रवाना होंगे। तुम शहर में ही कोई बिजनेस करना या गांव की खेती बाड़ी। तुम नहीं करोगे। मुझे एक पल भी यहाँ अच्छा नहीं लगता। मेरा दम घुटता है यहाँ पर। मोहिनी, ऐसे कैसे मैं अपने माँ बाबूजी को छोड़ दूँ? मेरी बहन है, बूढ़ी दादी हैं। तो क्या मैंने तुम्हारे लिए अपने भैया भाभी को नहीं छोड़ा? देखो, मुझे गांव की ज़िंदगी बिल्कुल रास नहीं आ रही है। मेरे पैरों से कितनी बास आ रही है। अब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। नहाने के बाद मोहिनी अपना सामान पैक करने लगी। मोहिनी, एक बार सोच लो, यह क्या कर रही हो? माँ बाबूजी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? उनके दिल पर क्या बीतेगी? मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब तुम अपने माता पिता को संभालो। मैं गांव छोड़कर जा रही हूँ। मोहिनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी तो कह रही हूँ विनोद, तुम अपना हिस्सा लो। हम शहर में ही कोई बिजनेस कर लेंगे। मोहिनी इतनी तेज़ आवाज़ में चिल्ला रही थी कि घर क्या, गांव के दूसरे घरों में भी आवाज़ जा रही थी। सब अपने अपने खिड़कियों से ताका झांकी कर रहे थे। या शहर की लड़कियां बड़ी तेज तर्रार होती हैं। विनोद सर झुकाए नीचे आता है और बाबूजी से हाथ जोड़कर कहता है, बाबूजी, मोहिनी, मैंने सब सुन लिया है। बेटा, यह शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां गांव के नए माहौल में बस नहीं पाती। तुझे ज़बरदस्ती से शादी का फैसला लिया है। हमसे एक बार भी राय नहीं लिया। गांव में कॉलेज नहीं था, इसलिए मैंने तुझे शहर में पढ़ने को भेजा था। पर तूने तो हमारे सपनों को ही चकनाचूर कर दिया। सरला जी बोली, अगर तू चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? तेरी बहन तो अभी स्कूल में ही पढ़ रही है। तेरी माँ और बाप के प्रति कोई जिम्मेदारी है या नहीं? माँ मोहिनी है कि जिद पकड़ के बैठ गई है। उसे समझाना दीवार पर सर फोड़ने जैसा है। इसलिए पिताजी, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं शहर जाकर कोई बिजनेस करूँगा। बीच बीच में आप सबसे मिलने आता रहूँगा। भानु प्रताप जी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर बेटे को उसके पैसे दिए। सरला जी आंसू बहाए जा रही थी। दादी माँ दीपा, आस पड़ोस के लोग समझा रहे थे, पर वह किसी की नहीं सुना और अपना घर माँ बाप छोड़कर चला गया। पीछे रह गई तो बस आंखों में बहते आंसू और सन्नाटा। सरला जी ने सोचा था घर में बहू आएगी तो घर भर जाएगा, पोता पोती की किलकारी से घर चहक उठेगा। पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। इस तरह कई वर्ष बीत गए, पर विनोद कभी गांव में अपने पिता से मिलने नहीं गया। शहर आकर उसने अपना बिजनेस शुरू किया, जिससे उसकी इतनी कमाई हो जाती थी कि वह मोहिनी और अपनी 8 साल की बेटी को 2 वक्त की रोटी खिला सके, उनका पेट भर सके। पर वह मोहिनी के बड़े बड़े शौक पूरा नहीं कर पाता था। मोहिनी को इसी चीज़ का गुस्सा था कि विनोद से शादी के बाद वह अपनी आराम की ज़िंदगी छोड़ चुकी है, पर विनोद ने उसके कोई भी शौक पूरे नहीं किए हैं। मोहिनी की बेटी टीना ने कहा, माँ भूख लग रही है, कुछ तो खाने को दो। मोहिनी बस बेलन ही उठाया, रोटी तो बनाओ, और अगर सब्जी ना बनी हो तो दही से ही खाना दे दो और छोड़ो अब गुस्सा। विनोद ने कहा, क्या दूसरी सहेलियों की गाड़ी देखकर मुंह फुलाकर बैठ गई हो? अरे गाड़ी ही चाहिए ना, बहुत शौक है गाड़ी में बैठने का, खरीद कर दे दूंगा। अमेरिका घूमने का शौक है ना, घुमा दूंगा, अब मान भी जाओ। तभी दरवाजे की घंटी बजी। टीना ने दरवाज़ा खोला। पापा, कुरियर वाले अंकल आए हैं। क्या आया है बेटा? पापा, कार्ड। कैसा कार्ड? शादी का कार्ड है, दिखाओ मुझे। यह तो दीपा की शादी का कार्ड है। मेरी बहन की शादी पक्की हो गई है। बाबूजी ने हमें सपरिवार बुलाया है।
पर हम कैसे जाएंगे? जब गांव छोड़कर आए थे तब से एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए। मोहिनी बोली, अच्छा मौका है, शादी में जरूर जाएंगे और अपने किए की माफ़ी मांग लेंगे, साथ में पिता जी से कुछ पैसे, ताकि हम थोड़ा सुकून से जी सके। मोहिनी, पिता जी ने पहले ही मेरा हिस्सा मुझे दे दिया है, अब तुम क्या उम्मीद करती हो? अरे आप उनकी इकलौते बेटे हो तो क्या पिताजी इतना भी नहीं कर सकते? मैं शादी की तैयारी करती हूँ टीना। बेटा, तेरी बुआ की शादी है, हम लोग दादा दादी के गांव घर चलेंगे। दादा दादी के गांव पर माँ पापा में तो कभी मिली ही नहीं, तो अच्छा है ना, इसी बहाने मिल लेना। 10 दिन बाद विनोद अपनी पत्नी मोहिनी और बेटी टीना को लेकर पहुंच गया। दादी दादी कहते हुए टीना अपनी दादी से लिपट गई। पोती को गले लगाते ही सरला जी की आंखों में आंसू आ गए। अपनी पोती को चूमने लगी। मोहिनी बोली, बाबूजी, हमने जो भी किया उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिए, हम परिवार को जोड़कर रखना चाहते हैं। विनोद ने सर झुकाकर कहा, हम आपको छोड़कर वापस शहर नहीं जाएंगे। अपने बेटे की बात को सुनकर सरला जी और भानु प्रताप जी का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, गलतियों को सुधारने का मौका हर किसी को मिलना चाहिए। हमने तो पहले ही तुम्हें माफ़ कर दिया, अब देख तेरी बहन दीपा की शादी राजी खुशी निपट जाए। बस बड़े पैसे वाले हैं, कहीं कोई कमी ना रह जाए। भाई के रहते हुए बाबूजी कोई कमी नहीं होगी। पर माँ, दीपा कहाँ है? अपने कमरे में मेहंदी लगवा रही है। उसकी सारी सहेलियाँ। मोहिनी दीपा के कमरे में गई। अपने भैया भाभी को अपनी खुशी में शामिल होता देख दीपा की खुशी का ठिकाना न रहा। परिवार में खुशी का माहौल लौटने लगा। पर सच्चाई तो किसी को पता नहीं थी कि मोहिनी और विनोद क्या सोचकर गांव आए थे। मोहिनी तो इस बार सबका दिल जीत लेना चाहती थी। वह सरला जी को कोई काम ना करने देती, किचन में सारा दिन खड़ी रहती, यहाँ तक कि चूल्हे में भी खाना खुशी खुशी बना देती। सर पर हमेशा पल्लू किए रहती। जब तक घर के बड़े बुजुर्ग खाना ना खा लेते तब तक मोहिनी भी खाना ना खाती। रात को मोहिनी दादी सास और सरला जी के पैरों की मालिश करती, यहाँ तक कि मोहिनी ने काम वाली बाई को भी छुट्टी कर दी। मोहिनी को इतना काम करता देख सरला जी कहती हैं, बहू तू तो सच में बहुत बदल गई है। मोहिनी ने अपने काम से भानु प्रताप जी और सरला जी का दिल जीत लिया था। शादी के एक दिन पहले जौहरी सारे गहने जो कि सरला जी शादी में दीपा को देने के लिए बनवाए थे वह लेकर आया। सरला जी अपनी अलमारी में संभाल कर रखने लगी। इतना सारा गहना देखकर मोहिनी की आंखें चौंधिया गईं। उसकी नीयत ही बदल गई। माँ जी, आप दीपा को 5 तोला गहना देंगे? हाँ बहू, आखिर शादी है। तो भानु प्रताप जी ने कहा, अपनी बेटी को शादी में कोई कमी नहीं रखेंगे। अब तो मोहिनी की हर समय गहने, नगद रुपए, चांदी के सिक्के उसके दिलो दिमाग में नाचते रहते। उसने रात को विनोद से कहा, माँ, इतने सारे गहने दीपा को दे रही हैं, अगर इतने गहने हमें मिल जाए तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। विनोद बोला, पर वह गहने तो दीपा की अमानत हैं। हाँ तो हम कौन हैं? हमेशा गांव में रहने वाले हैं। मैं तो सारे काम बस अच्छी बहू बनने का नाटक करने के लिए कर रही हूँ। तो क्यों ना हम सारे गहने चुरा लें, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर कैसे? विनोद ने कहा। मोहिनी ने सारी योजना विनोद को बता दी। विनोद भी काजल की योजना में शामिल हो गया, क्योंकि पिताजी ने उसे उसका हिस्सा दे दिया था। अब वह उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाले थे। अगर वह गांव का खेत घर बेचने की बात करता तो भी भानु प्रताप जी तैयार न होते, इसलिए उसे यह रास्ता ही सही लगा। विनोद को बिजनेस के घाटे के चलते काफ़ी नुकसान हुआ था। कल को हमारी बेटी टीना की आगे की पढ़ाई है, उसका भविष्य है, जैसा सोचते हुए उन्होंने गहने चुराने की प्लानिंग कर डाली। आखिर रात आ गई।
आज दीपा की शादी है। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया। तब रिश्तेदारों नातेदारों का तांता लगा हुआ है। घर में हलवाई मिठाई बना रहा है। मोहिनी सब रिश्तेदारों की खातिरदारी करने में लगी है, पर विनोद तो हलवाई के भेष में मिठाई बना रहा है कि किसी को कुछ पता न चले। तभी बारात दरवाजे तक आ पहुंची। विनोद ने मिठाई बनाते समय नशे की दवा मिलाकर सब बारातियों और घरातियों को मिठाई खिला दिया। टीना भी कहती है, मुझे भी मिठाई खाना है। हाँ बिटिया, तू भी खा लेना, सरला जी ने कहा, पर मोहिनी मिठाई छीन लेती है। नहीं माँ जी, यह सुबह से मिठाई 5 बार खा चुकी है और अब नहीं, इसके दांत खराब हो जाएंगे। सबके बेहोश होते ही मोहिनी सरला जी के कमरे में पहुंच गई। विनोद ने तिजोरी का ताला तोड़ा। इतने सारे गहने रुपए देखकर उसकी भी नीयत डोल गई। उसके मन में भी लालच आ गया। उसने टीना से कहा, बेटा, अगर कोई हमें चोरी करते देखेगा तो बता देना। फिर वह अपने काम पर लग गया। उसने सोचा, अगर पिताजी से मांगता तो 1 या 2 लाख ही रुपए मिलते, पर आज तो पूरे खजाने में मेरा हक है। विनोद मोहिनी जल्दी जल्दी एक लुटेरे की तरह सारे गहने बक्से में भर रहे थे। चोरी करते समय भी उनका दिल धक धक कर रहा था। विनोद ने कहा, बेटे, कोई देख तो नहीं रहा क्या? टीना ने कहा, हाँ पापा, कोई देख रहा है। कौन बेटा? सब तो बेहोश हैं। नहीं पापा, भगवान देख रहा है। ऊपर वाले की नज़र हर समय हमारे ऊपर रहती है। 8 साल की बेटी से इतनी बड़ी बात सुनकर तो विनोद और काजल के हाथ पैर कांप गए। पापा, भगवान ने हाथ पैर बुद्धि दिए हैं। काम करके पैसा कमाया जा सकता है, चोरी करके नहीं। इन पैसों से आप मुझे पढ़ाएंगे तो मेरा भविष्य कैसा होगा? और अगर उज्जवल हो भी गया तो मरने के बाद आप भगवान को कैसे मुंह दिखाएंगे? पापा, जरा सोचो, बुआ की जगह अगर मेरी शादी होती और मेरी शादी के गहने चोरी हो जाते, बारात वापस चली जाती, तो आपको कैसा लगता? यह सोचकर ही मोहिनी का दिल बैठ गया। मैं बच्ची हूँ पर बुद्धू नहीं, इतना तो समझ सकती हूँ ना। विनोद और मोहिनी की नज़र शर्म से झुक गई। उन्होंने चोरी का इरादा बदल दिया और अपनी फूल जैसी बच्ची को गले लगाकर बोला, तूने हमें सच का रास्ता दिखाया। हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। सच कहते हैं लोग, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। छोटी सी बच्ची ने माँ और पापा को इंसानियत का सच्चा पाठ पढ़ाया। पापा, दादी, दादा बेहोश नहीं है, वह तो नाटक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनकी मिठाई बदल दी थी। उस दिन जब माँ आपको प्लान समझा रही थी, मैंने सब सुन लिया था, क्योंकि मेरी आँख खुल गई थी और आकर दादा को सारी बातें बता दी थी। यह जानकर तो विनोद का दिल बैठ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई और अब उसके पिताजी उसे नहीं छोड़ेंगे। उस समय भानु प्रताप जी और उनकी पत्नी सरला जी कमरे में आईं। बेटा, शायद मैं तुझे संस्कार नहीं दे पाया, इसलिए तू अपनी ही बहन की शादी को तबाह करने चला था, पर इस मासूम ने तो समय रहते हुए हमें बर्बाद होने से बचा लिया। और मुझे तो शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। पुलिस बस किसी भी वक्त आती होगी। अब तुम जेल की चक्की ही पीसोगे। मैं बेहोश होने का नाटक कर रहा था, देख रहा था कि तू कितना नीचे गिर सकता है। अरे बाप हूँ तेरा, पैसे ही चाहिए थे, आराम की ज़िंदगी जीने के लिए, मोहिनी को विदेश घुमाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। तुम अगर बोलते तो यह घर खेत क्या मैं खुद पी जाता, लेकिन तुझे पैसे ज़रूर देता। ऐसे ही रुपए दौलत तेरे नाम कर देता। तूने अपनी कभी जिम्मेदारी नहीं निभाई, हमेशा अपनी ही मनमानी की। जो बहन तेरी कलाई पर राखी बांधती थी, जिसकी तुझे रक्षा करनी चाहिए थी, उसी का जीवन बर्बाद करने चला था। अपनी ही बेटी की शादी में अपना ही बेटा चोर बनकर आया है। मैं तो गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। विनोद और मोहिनी रोते रोते भानु प्रताप जी के कदमों में गिर गए। नहीं पिताजी, हमसे गलती हो गई, हमें एक बार सुधरने का मौका जरूर दीजिए। हम विश्वास
दिलाते हैं, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। माँ जी, मैं सच में शहर नहीं जाऊंगी, आपकी सेवा हमेशा करूंगी। बेटे बहू को पश्चाताप की अग्नि में जलता देख भानु प्रताप जी ने उन्हें माफ कर दिया। पुलिस वापस लौट गई। बारातियों के होश आने पर दीपा की शादी धूमधाम से संपन्न हुई और वह खुशी खुशी ससुराल पहुंच गई। धीरे धीरे दीपा अपने ससुराल में रच बस गई। वहीं मोहिनी भी अपने ससुराल में पूरी ईमानदारी के साथ अपने रिश्ते निभाने की कोशिश करती है। सरला जी और भानु प्रताप जी अपने बेटे बहू पर पूरा विश्वास नहीं करते, क्योंकि एक बार वह अपने बेटे बहू से धोखा खा चुके हैं, मगर अब वह पूरी लगन से अपने माँ पिताजी की सेवा करते हैं। तो दोस्तों, भानु प्रताप जी ने अपने बेटे बहू के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।